आज से हम टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल जो बैच 2 है इसका सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। अभी ये मैथ का फर्स्ट लेक्चर होगा। मैथ में देखो, मैथ जो है एग्ज़ाम के लिए टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल इसकी बात मैं कर रहा हूँ। दूसरे के लिए अलग सिलेबस है। तो मैथ का जो पार्ट है वो कितने मार्क्स के लिए आएगा? 20 मार्क्स के लिए आएगा। 20 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, मैथ का। इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे, पूरा लेक्चर करोगे, पूरे लेक्चर ध्यान से आप करोगे तो 20 में से 20 आपको मिलेंगे मैथ में, ठीक है। मैथ में कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पूरा बेसिक से अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी आप पूरे लेक्चर के लिए ध्यान से एक एक लेक्चर, एक एक कंसेप्ट देखिए। और जो मैं होमवर्क देने वाला हूँ, देखो मेरा क्या पढ़ाने का तरीका क्या रहेगा। मैं पहले कंसेप्ट क्लियर करूँगा आपको। कंसेप्ट पे मेरा फोकस रहेगा। कंसेप्ट मैं आपकी पूरी क्लियर कर दूंगा। उसके बाद में उसके बेसिस पे जो जो पीवाई को है, प्रीवियस ईयर में कौन से क्वेश्चन पूछे थे उस टाइप के वो क्वेश्चन ले लूँगा। और आपको डेली होमवर्क दिया जाएगा। डेली क्या दिया जाएगा? होमवर्क। डेली आपको होमवर्क करना ही करना है। होमवर्क, जो होमवर्क रहेगा वो डेली करना है। और मैं हर एक को पूछूंगा कि आपने होमवर्क किया या नहीं किया, ठीक है। वीकली इसके लिए हम अलग से सेशन रखेंगे। तो होमवर्क डेली का डेली करना ज़रूरी होगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अभी सारे सब्जेक्ट में ही पढ़ाने वाला हूँ। तो मैथ में 20 आउट ऑफ 20 लाने के लिए मैथ का तो डेली का डेली होमवर्क आपको करना ही करना होगा। अभी जो बेसिक बात है ध्यान में रखो, आपको क्या क्या करना पड़ेगा मैथ के लिए। मैथ का जो अरिथमेटिक का कैलकुलेशन है, मैथ का जो कैलकुलेशन है, उसके लिए आपके कम से कम 20 तक टेबल आनी चाहिए। पहाड़ी जो है 20 तक के पहाड़ी आपको बाय हार्ट लर्न होने चाहिए। 20 तक के पहाड़ी लर्न होनी चाहिए, पहाड़ी, ठीक है। 20 तक के टेबल। उसके बाद में 20 तक के स्क्वायर वर्ग जो है, 20 तक के स्क्वायर आपके लर्न होने ही चाहिए। उसके बाद में 10 तक के क्यूब, 10 तक के क्यूब, 10 तक के क्यूब आपको लर्न होने चाहिए। जो घात रहता है 10 का घात 3 कितना आता है वो आपको लर्न होना चाहिए। स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों आपके 20 तक आने ही आने चाहिए, ठीक है। तो ये जो बातें हैं, ये 3 बातें आप बाय हट कर लीजिएगा। सबको ये होमवर्क रहेगा, ओके। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। देखो, जो आज से हम इस सेशन में अगले 2 से या 3 सेशन में हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या पढ़ने वाले हम? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसे हिंदी में द्विघात समीकरण कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पढ़ने वाले हैं। आप भी कॉपी और पेन लेके बैठिएगा। कॉपी पेन लेके बैठिएगा और जो जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो सब आप लिखते रहिएगा, ठीक है। अभी फर्स्ट आप समझ लीजिएगा, उसके बाद में आप लिख लेना। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसे हिंदी में कहते हैं द्विघात समीकरण। क्या कहते हैं हिंदी में? द्विघात समीकरण कहते हैं, वो पढ़ने वाले हैं। द्विघात समीकरण पढ़ने वाले। द्विघात समीकरण, ठीक है। अभी देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और द्विघात समीकरण क्या है वो हम पढ़ लेते हैं। पहले समझते हैं कि समीकरण या इक्वेशन क्या कहते हैं, किसे कहते हैं। समीकरण और इक्वेशन का मतलब है जिसी भी दो वस्तुओं का और दो संख्याओं का, दो इक्वेशन का जहाँ पे भी कंपैरिजन होता है, जहाँ पे कंपैरिजन रहता है उसमें इक्वेशन रहता है, उसे क्या कहते हैं? समीकरण या इक्वेशन कहते हैं। ज़्यादातर केस में इक्वल टू साइन रहता है। वहाँ पे क्या साइन रहता है? इक्वल टू साइन रहता है, बराबर का साइन रहता है। उसे क्या कहते हैं? समीकरण या इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक या द्विघात मतलब जिसकी मैक्सिमम पावर जिसकी मैक्स जो घात है, मैक्स जो इंडेक्स है वो क्या है? 2 रहेगा। मैक्स 2 रहेगा। जो पावर है, पावर क्या? पावर का मतलब क्या? अभी देखो,
x है उसके पावर पे हम जो लिखते हैं ना, इस यहाँ पे जो लेते हैं उसे क्या कहते हैं, पावर लेते हैं। और वो मैक्स कितना होना चाहिए, टू होना चाहिए मैक्स। टू के ऊपर का नहीं होना चाहिए और टू के नीचे का भी नहीं होना चाहिए। उसे क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं एक इक्वेशन ही दिखा देता हूँ। ठीक है, एक इक्वेशन ले लेते हैं। 6x² प्लस 5x प्लस लेट सपोज 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो इसमें क्या है, जो मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम जो इंडेक्स है वो कितना है, 2 है। और इसमें इक्वल टू साइन है। ठीक है, उसमें इक्वल टू साइन है। तो इसे क्या कहते हैं हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। उसका व्यापक समीकरण और जनरल इक्वेशन क्या है, देखो व्यापक समीकरण और जनरल इक्वेशन मैं अभी बताने वाला हूँ। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, उसका व्यापक समीकरण क्या है, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। और इसमें एक कंडीशन दी हुई है। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ए नॉट इक्वल टू 0। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है। देखो इसका मायने क्या है, अभी मैं समझा देता हूँ। ये क्या है, व्यापक समीकरण और जनरल इक्वेशन। ठीक है, इसे अंग्रेजी में जनरल इक्वेशन कहते हैं और हिंदी में व्यापक समीकरण कहते हैं। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 और ए नॉट इक्वल टू 0। इसका मायने क्या है कि ए की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। जो एक्स स्क्वायर का जो सहगुणक है, गुणनखंड है, इसे अंग्रेजी में कोएफिशिएंट कहते हैं। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मतलब ये एक्स स्क्वायर वाला जो है ना, ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जो एक्स स्क्वायर वाला है ना, उसका पास वाला नंबर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। बाकी बी या सी 0 हुआ तो भी चल सकता है। बी और सी 0 हुआ तो भी चल सकता है। ठीक है, समझ लेना, ध्यान से समझ लेना मैं क्या बता रहा हूँ। ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए, लेट से अगर हम ए को 0 लेते हैं, 0x² प्लस 5x प्लस लेट से 2 इक्वल टू 0। अगर इसका मल्टीप्लाई क्या होता है, जीरो से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई किया, किसी को भी मल्टीप्लाई किया तो आंसर 0 आता है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता ही नहीं है। देखो ये तो 0 हो गया, तो 5x प्लस 2 आएगा, 5x प्लस 2 आएगा इक्वल टू 0। अभी इसमें एक स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं है, तो इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोल सकते। तो इसीलिए ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है। क्या कंडीशन है कि ए कभी भी 0 नहीं होगा। जनरल इक्वेशन में व्यापक समीकरण है जो इसमें। ठीक है, तो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। द्विघात समीकरण, मैक्सिमम पावर क्या है, होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। बाकी ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 में। ठीक है, यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया होगा तो आप इसको रिवाइज कर सकते हैं वीडियो को। ठीक है, आगे देखते हैं। जो आज हम पढ़ने वाले हैं, आज हम मूलों की प्रकृति ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। मूलों की प्रकृति, इस पर ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से आते हैं। हल वगैरह हम अगले लेसन में पढ़ेंगे। अभी देखते हैं मूलों की प्रकृति। अभी देखो मूल क्या है, मूल का मतलब है रूट्स। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है उसके हल करने के बाद हमें क्या मिलते हैं, रूट्स मिलते हैं। उसे हिंदी में मूल कहते हैं। तो इसकी प्रकृति क्या रहती है, इक्वेशन दिया रहता है और उस बेसिस पे हमें क्या पूछते हैं कि इस इक्वेशन के मूल या रूट्स की प्रकृति क्या रहेगी। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स क्या पढ़ने वाले हम, नेचर ऑफ रूट्स। रूट का नेचर क्या है ये हमें पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या आते हैं वो सब मैं बताने वाला हूँ बाद में। अभी इसका कंसेप्ट ध्यान से समझ लेना। ओके, नोटबुक में राइट कर लेना मूलों की प्रकृति और अंग्रेजी वाले लिख देना नेचर ऑफ रूट्स। मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति, और इसे अंग्रेजी में कहते हैं नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, मैं अगले
पेज पे लेता हूँ इसे। ओके, मूलों की प्रकृति। ठीक है, मूलों की प्रकृति। नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, अभी हम इसे देखते हैं। ये टी है, नेचर ऑफ रूट्स। ओके, समझ लेना। अभी मैंने जो व्यापक इक्वेशन बताया था, व्यापक समीकरण बताया था, उसी में से कुछ बातें समझ लेना। जो जनरल इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, ये इम्पोर्टेंट है। इसी में से देखते हैं, विवेचक मान हमें निकालना है। विवेचक किसे कहते हैं? देखो, विवेचक या डिस्क्रिमिनेंट, उसे क्या कहते हैं? अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो वो है बी एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी, बी एक्स स्क्वायर माइनस 4ac। यो बी वगैरह ये कहाँ से लिए है हमने? जनरल इक्वेशन से लिए। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसी में से हमने लिए लिए है बी एक्स स्क्वायर माइनस 4ac। इसे कहते हैं विवेचक मान। विवेचक, इसे क्या कहते हैं? विवेचक। इसका मान के ऊपर से ही हम रूट्स का नेचर समझ लेते हैं। ठीक है, तो उसे अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, इसे डी कहते हैं। ठीक है, हम इसे कैपिटल डी से डिनोट करेंगे। उसे एक और तरीका है डिनोट करने का, डेल्टा। एक ग्रीक लेटर है डेल्टा, इसे भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, डेल्टा। अभी हम डी डी भी लिख सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं उसे, विवेचक कहते हैं। इसका मान जो रहेगा उस पे रूट्स का नेचर, मूलों की जो प्रकृति है वो डिपेंड रहती है। ठीक है, देखो अभी मैं जो बताने वाला हूँ ध्यान से समझ लेना। डी जो है, डी जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ए जीरो के इक्वल आया, इसका मान जीरो के इक्वल आया, इक्वल टू ज़ीरो आया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, हल करने के बाद इसे हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद में इसका आंसर अगर जीरो आया तो जो रूट आएंगे, हमें रूट निकाले नहीं है, लेकिन हम रूट्स का नेचर बता सकते हैं। तो जो रूट रहेंगे वो क्या रहेंगे? रियल और इक्वल रहेंगे। क्या रहेंगे? रियल और इक्वल रहेंगे। रियल और इक्वल, रियल और इक्वल। इसके जो दो रूट रहेंगे वो क्या रहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो ही रूट रहते हैं, ये बात समझ लेना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट रहते हैं, तो दोनों रूट है क्या रहेंगे? रियल रहेंगे और क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। ठीक है, अगर ये जीरो आता है तो। ठीक है, हिंदी में रियल को कहते हैं वास्तविक। क्या रहेंगे? वास्तविक रहेंगे। जो दोनों मूल क्या रहेंगे? वास्तविक रहेंगे। और क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। दोनों रूल क्या रहेंगे? एक से बराबर रहेंगे। ठीक है, बराबर रहेंगे। ये नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में बता रहा हूँ। बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। विवेचक है, उसे विवेचक कहते हैं हिंदी में, डिस्क्रिमिनेंट। कैपिटल डी से भी हम डिनोट कर सकते हैं या ग्रीक लेटर डेल्टा से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, इसका मान अगर जीरो आया तो जो रूट रहेंगे क्या रहेंगे? रियल रहेंगे और इक्वल रहेंगे, दोनों एक से बराबर रहेंगे। और वो जो रूट रहेंगे वो क्या रहेंगे? मूल जो रहेंगे वो क्या रहेंगे? वास्तविक रहेंगे। ठीक है, अगर ये जीरो से बड़ा आया, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, इसे हल करने के बाद अगर ये जीरो से बड़ा आया, ठीक है, जब हम एग्जांपल देखेंगे तब आपको पता चलेगा। अगर ये जीरो से बड़ा आया, जीरो से बड़ा आया, तो जो रूट्स रहेंगे वो वास्तविक रहेंगे, लेकिन क्या रहेंगे? भिन्न रहेंगे। वास्तविक रहेंगे लेकिन क्या रहेंगे? भिन्न रहेंगे। वास्तविक रहेंगे और भिन्न रहेंगे। वास्तविक, वास्तविक तो होंगे, वास्तविक तो होंगे लेकिन क्या रहेंगे? भिन्न होंगे।
मतलब रियल तो रहेंगे, रियल होंगे, लेकिन क्या रहेंगे, अनइक्वल रहेंगे, अनइक्वल। यहाँ तक आपको समझ में आया? ठीक है, क्या क्या बताया मैंने? अगर ये जीरो आया तो रियल और इक्वल, अगर ये जीरो से बड़ा आया, मतलब जीरो से बड़ा मतलब क्या रहेंगे, पॉजिटिव नंबर रहेगा, तो वो क्या आएंगे, वास्तविक रहेंगे लेकिन भिन्न रहेंगे, रियल रहेंगे, अनइक्वल रहेंगे। ठीक है, अगर ये जीरो से कम आया, मतलब जीरो से छोटा आया, डी का जो मान है जीरो से छोटा आया, जीरो से क्या आया, छोटा आया, मतलब ये निगेटिव नंबर आया, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, जो डी का मान है ये अगर ये जीरो से कम आया, निगेटिव में आया, तो जो रूट रहेंगे वो क्या रहेंगे, वास्तविक नहीं रहेंगे, वास्तविक नहीं रहेंगे, वास्तविक नहीं होंगे, वो क्या रहेंगे, नॉट रियल, नॉट रियल, नॉट रियल, वो वास्तविक नहीं रहेंगे, वास्तविक नहीं रहेंगे, वास्तविक नहीं। ठीक है, तीन बातें मैंने बताई है, इस पे क्वेश्चन आता ही आता है, तो समझ लेना। जो जनरल इक्वेशन है, मैंने जनरल इक्वेशन पढ़ाया था, व्यापक समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, उसी में से हमने बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इसका मान निकाला, इसे डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, उसे विवेचक मान कहते हैं हिंदी में। ठीक है, उसके आधार पे हम रूट्स का नेचर पता लगा सकते हैं, मूलों की प्रकृति हम पता लगा सकते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो के बराबर आया, इक्वल टू ज़ीरो आया, तो जो रूट रहेंगे वो क्या रहेंगे, रियल और इक्वल रहेंगे। अगर जीरो से बड़ा आया, जीरो से बड़ा मतलब पॉजिटिव नंबर आया, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का हल करके हमें पॉजिटिव नंबर मिला, जीरो से बड़ा मिला, तो वास्तविक रहेंगे लेकिन भिन्न रहेंगे, रियल रहेंगे, अनइक्वल रहेंगे। और लास्ट वाला पार्ट है, अगर वो निगेटिव नंबर आया, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का हल करके अगर हमें निगेटिव नंबर मिलता है, जीरो से वो छोटा रहता है, तो वो क्या आएगा, नॉट रियल, जो रूट रहेंगे वो क्या रहेंगे, रियल नहीं रहेंगे, वास्तविक नहीं रहेंगे। ठीक है, अभी इसके आधार पे हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। अभी उसके कुछ समझा देता हूँ उस पर। ठीक है, सपोज जो डी का मान है 50 है, डी का मान 50 है, और डी का मान -36 है, और एक एग्जांपल के द्वारा हम समझाते हैं डी इज़ इक्वल टू ज़ीरो है। तो इस केस में जो रूट रहेंगे वो हमें बताना है। देखो, पॉजिटिव जो नंबर रहता है उसका साइन हम देते नहीं है, तो मतलब 50 जो है वो पॉजिटिव नंबर है, 50 क्या है, पॉजिटिव नंबर है। सिर्फ निगेटिव साइन रहा तो ही उसे देने का रिवाज है। तो अभी 50 के लिए कोई साइन दिया नहीं, इसका मतलब वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो पॉजिटिव रहने के बाद ये जीरो से बड़ा है, राइट, डी का मान जीरो से क्या है, बड़ा है, जीरो से बड़ा होगा, तो जो रूट रहेंगे वो क्या रहेंगे, वास्तविक रहेंगे, रियल रहेंगे, और अनइक्वल रहेंगे, मतलब भिन्न रहेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया? अगर ये जीरो से छोटा है, निगेटिव में है, निगेटिव में है मतलब जीरो से छोटा है, तो नॉट रियल, जो रूट रहेंगे वो रियल नहीं रहेंगे, वो इमेजनरी रूट रहते हैं। ठीक है, अगर ये जीरो के इक्वल है तो वो तो रियल रहेंगे, रूट तो रियल रहेंगे, और क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, मतलब जो रूट रहेंगे वो क्या रहेंगे, वास्तविक रहेंगे, और बराबर रहेंगे, दोनों इक्वल रहेंगे, सेम सेम रहेंगे दोनों। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अभी हम एग्ज़ाम एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, बाद में एग्ज़ाम में जो पीवाई का आए थे वो देखेंगे। ठीक है, देखो, एक क्वेश्चन लेते हैं हम। ओके, देखो, 2x² प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, इसके जो रूट है उसका नेचर हमें पता लगाना है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। देखो, इसके जो रूट रहेंगे उसकी प्रकृति हमें उसका नेचर हमें पता लगाना है, जो इसके मूल रहेंगे उसका नेचर क्या रहेंगे वो हमें पता लगाना है। ठीक है,
तो क्या करते हैं, जो जनरल इक्वेशन है उसके साथ कंपैरिजन कर लेते हैं हम। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। एग्ज़ाम में बाद में आपको ये पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है वो MCQ बेस है, तो पूरा राइट करके कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ हमें फाइनल आंसर चाहिए होता है। तो आप प्रैक्टिस करके माइंड में कर सकते हैं। ए इक्वल टू क्या आया, 2 आया। ए इक्वल टू क्या आया, 2 आया। बी इक्वल टू क्या आया, 5 आया। देखो यहाँ से कंपैरिजन करते, बी क्या है पास में 5 है, ए का क्या है 2 है, सी का कितना है 3। सी इक्वल टू क्या आएगा, 3 आएगा। ये आपको आना चाहिए। और ये जो है चिन्ह के साथ लेना है, जो भी है वो क्या लेना है, चिन्ह के साथ लेना है। अभी तो सारे में प्लस है, प्लस हम लिखते नहीं, वो रिवाज नहीं है। लेकिन निगेटिव साइन आता है तो हमें वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी देखो, जो डी का वैल्यू है, डी का फार्मूला जो है वो लिख लेते हैं, B² माइनस 4AC। ये डी का फार्मूला है। तो यहाँ पे सिर्फ वैल्यू पुट कर देते हैं। बी की क्या वैल्यू है, बी की वैल्यू है 5, 5 का स्क्वायर माइनस 4। ए का वैल्यू है 2। यहाँ पे सारों का क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, और यहाँ माइनस का साइन है, ठीक है। और सी का मान का है, सी का मान है 3, सी की वैल्यू है 3। तो इसे हम हल करते हैं। 5² आएगा 25, माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। इसे हम हल करेंगे। देखो ये आएगा 25, 4 टू ज़ा 8, सॉरी 4 टू ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, ठीक है। तो देखो 25 में से 24 गया तो कितना आएगा, 1 आएगा। देखो ये पॉजिटिव नंबर आया, राइट। ये क्या है, पॉजिटिव नंबर आया। डी का वैल्यू पॉजिटिव आई है, डी की वैल्यू क्या आई, पॉजिटिव आई। ये 1 से ज़्यादा है, सॉरी 0 से ज़्यादा है, राइट। ये क्या है, 0 से बड़ा नंबर है। तो इसके जो रूट रहेंगे वो क्या रहेंगे, रियल रहेंगे, वास्तविक रहेंगे, और क्या रहेंगे, अनइक्वल रहेंगे, अनइक्वल। तो इस टाइप में आपको ये सॉल्व करना है। मैं होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चन देने वाला हूँ, ध्यान से देख लेना। कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर मुझे डायरेक्टली मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 876743 8767430434, ठीक है। 8767430434, सागर सर, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। यहाँ पे आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉल मत करना, क्योंकि बहुत सारे कॉल आएंगे। तो आप मुझे व्हाट्सअप में अगर आपको कुछ डाउट है तो वो पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी हम आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो और एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। 3x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अभी मैं कंपैरिजन, ठीक है, और एक बार लिख लेता हूँ। ये बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप ये सब माइंड में कर सकते हैं। जनरल इक्वेशन जो है, व्यापक समीकरण, वो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। x² वाला क्या रहता है, ए रहता है, वो आपको पता होना चाहिए। तो ए का मान आया 3, बी का, अभी देखो ये साइन के साथ लेना है। अभी इसमें माइनस वाला साइन है, इसमें क्या है, माइनस वाला साइन है, तो वो पूरा साइन भी लेना है, -5, ये पूरा का पूरा लिखना है, प्लस, और सी के लिए 2 ही है, ठीक है। देखो माइनस वाला साइन भी लेना ज़रूरी है। अभी फार्मूला में लिखते हैं। आप डायरेक्टली कैलकुलेशन भी कर सकते हैं प्रैक्टिस के बाद। अभी हम पढ़ रहे हैं इसलिए हम पूरा का पूरा लिख के लेते हैं। देखो माइनस का 5 इसका स्क्वायर है, माइनस ऐसे ब्रैकेट में लिखने का, ब्रैकेट करके, ओके, -4, ए कितना का, ए कितना है 3, और इधर 2, ठीक है। अभी देखो
निगेटिव है, निगेटिव का स्क्वायर हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। यहाँ पे निगेटिव है और स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है, यहाँ पे 25 ही आएगा। -4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। 25 माइनस 4 3 12, 12 इंटू 2 24, ठीक है। यहाँ पर भी क्या आएगा, आंसर 1 ही आया। ये 0 से बड़ा है तो रियल आएगा रूट, रियल और अनइक्वल, वास्तविक और भिन्न आएंगे, ठीक है, अनइक्वल। ओके, अगर समझ नहीं आया तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, आपको ये समझ आएगा। वीडियो रिवाइज कर लेना, समझ में आएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन लेते हैं, देखो 2x² -5x + 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी मैं बार बार नहीं लिखता हूँ जनरल इक्वेशन, वो आपको पता ही है। डायरेक्टली ए की वैल्यू लिखता हूँ, बी की वैल्यू चिन्ह के साथ लेनी है। -5 है इधर देखो, तो जो चिन्ह है वो लेना ज़रूरी है, कैलकुलेशन नहीं तो गलत हो जाएगा, और गलती किया तो मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। अभी देखो डायरेक्टली डी का फॉर्मूला बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं, अगर आपको लर्न हो गया तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू भी पुट कर सकते हो। -5 का स्क्वायर आएगा, माइनस में 4 आएगा, ए की वैल्यू 2 है और सी की 7 है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देता हूँ। अभी देखो 5 का स्क्वायर आएगा 25, निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव आता है, ये बात ध्यान में रखने का। और इसका मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। 4 2 ज़ा 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 7 56, 8 7 ज़ा कितना आता है 56। टेबल रन होनी चाहिए, टेबल के बिना तो कुछ होगा ही नहीं, कैलकुलेशन आना चाहिए। अभी देखो इसका सब्ट्रैक्शन किया, देखो यहाँ इसमें से 25 छोटा नंबर है, 56 बड़ा नंबर है, तो 56 में से 25 घटाने पड़ेंगे। जो बेसिक रूल है वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। 56 में से 25 गए तो कितना आएंगे, 31 आएंगे। कितने आएंगे, 31। लेकिन 56 बड़ा है और इसका जो चिन्ह है वो निगेटिव वाला है, निगेटिव साइन है उसका 56 का, इसलिए 31 को भी निगेटिव साइन आएगा, 56 को भी निगेटिव साइन आएगा। तो देख लेना यहाँ पे क्या हुआ, जो है डी की जो वैल्यू है वो 0 से कम आई है, निगेटिव में आई है, तो यहाँ पे जो रूट आएंगे क्या रहेंगे, नॉट रियल रूट्स, नॉट रियल रूट्स, वास्तविक रूट नहीं इसके रूट क्या है, वास्तविक नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप में। हाँ, अभी और एक एग्जांपल लेते हैं। x² प्लस 6x + 9 = 0, एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है। देखो यहाँ पे x² के साथ में कोई भी नंबर नहीं है, यहाँ पे x² के साथ में कोई भी नंबर नहीं है, तो इस केस में a का जो मान है, a की जो वैल्यू है, अभी देखो मैं यहाँ पे एक बार फिर लिख देता हूँ, x² + bx + c = 0। तो यहाँ पे देखो a की वैल्यू में यहाँ कुछ नहीं है, तो उस केस में हमेशा देखो अगर कुछ नहीं रहा तो वहाँ पे हमेशा 1 रहता है। क्या रहता है, हमेशा 1 रहता ही रहता है। इधर भी अगर 6 नहीं था, 6 नहीं होगा, यहाँ पे कुछ नंबर नहीं होगा, तो वहाँ पे क्या रहता है, 1 रहता है। लेकिन इस केस में 6 है तो हम वो लिखेंगे, ठीक है। तो अभी a की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। कुछ नहीं होगा तो क्या आएगा, 1 आता है, वहाँ पे 1 हमेशा रहता है। b के साथ में क्या है, b की वैल्यू क्या आएगी, 6, और c = 9, c = 9, ठीक है। अभी देखो b² - 4ac, ये डी की वैल्यू है, डी का फार्मूला है। अभी यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं, 6² - 4
ये 1 है और ये 9 है। ठीक है, 6 जा कितना आता है 36, माइनस 4 इंटू 1 4, 4 9 जा 36। अभी देखो 36 में से 36 घटा देंगे तो आएगा आंसर 0। तो डी की वैल्यू क्या है, 0 के इक्वल आई। 0 की इक्वल आती है तो क्या रहता है, रूट रियल रहते हैं। क्या रहते हैं, रियल रहते हैं और इक्वल रहते हैं, वास्तविक और बराबर रूट्स रहते हैं, दोनों सेम रहते हैं रूट्स। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इस आधार पे मैं कुछ क्वेश्चंस देने वाला हूँ आपको सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए होमवर्क के तौर पर। तो वो पीडीएफ सॉल्व कर देना। ज़्यादा क्वेश्चन अभी नहीं दूंगा, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन आपको हल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए दूंगा, वो आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, ओके। एक और कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ, 5 मिनट के लिए देख लेना। अगर दोनों साइन अलग अलग है, सॉरी दोनों साइन सेम सेम है, तो वहाँ पे हम क्या कहते हैं, जो नंबर से उसको प्लस कर देते हैं, नंबर को प्लस कर देते हैं, और जो साइन रहेगा वो क्या रहेगा, साइन जो रहेगा वो क्या रहेगा, जो बड़ा नंबर है उसका साइन उसमें देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल लिख लेते हैं, मैंने कल भी बताया था -10 और -7 ऐसा आया तो ये क्या रहेगा, -17 होगा। ठीक है, 10 और लेट्स से 6 लेते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा, 16 आएगा। और जो बड़ा नंबर रहेगा उसका हम साइन लेते हैं, इस केस में 10 का साइन हमने यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, 10 का साइन जो है वो हमने यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अगर जो नंबर से उसका साइन अलग अलग रहा तो उस केस में क्या कहते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, तो -10 + 3 होगा, तो 10 में से 3 हम घटा देंगे, 10 में से 3 घटा देंगे तो आंसर आएगा 7, और जो इसका साइन है वो यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा, तो माइनस वाला साइन यहाँ पे आएगा। ठीक है, अभी देखो और एक एग्जांपल देते हैं। यहाँ पे 4 है, माइनस में 20 है। ठीक है, इस भी केस में यही होगा, जो बड़ा नंबर रहा उसमें से ये नंबर घटा देंगे, 16 आएगा, और जो बड़ा वाला नंबर है 20 इसका साइन यहाँ पे देंगे। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं, -4 + 16। इस केस में देखो क्या होगा, बड़ा नंबर क्या है, 16 है, बड़ा नंबर क्या है 16, इसमें से ये घटाना पड़ेगा, घटाने के बाद आएगा 12 आंसर आएगा। जो बड़ा वाला नंबर है उसका साइन प्लस, ये प्लस दिया नहीं तो भी चलेगा। ठीक है, तो हम सिंपली ऐसा लिख सकते हैं कि 12 आंसर है उसका। ठीक है, ये एडिशन जोड़ का ये नियम है। ठीक है, ये सारे नियम आप ध्यान में रख लेना। जो मल्टीप्लाई के नियम है वो मैं अगले लेसन में बता दूंगा, नहीं तो एक के लेक्चर में पूरा खिचड़ी हो जाएगा। ठीक है, अगर कुछ समझ नहीं आया तो चैट बॉक्स में भी बता सकते हो, या फिर मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर बताया है वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे लिख रखा है, कहाँ पे लिख रखा है, वेट करो, देखो कहीं पे तो लिखा है, और फिर से लिख देता हूँ। देखो मेरा व्हाट्सअप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, सिर्फ व्हाट्सअप में मैसेज करना, कॉल कॉल मत करना, नहीं तो कॉल बहुत ज़्यादा आएंगे। 8767430434। ठीक है, ये मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप आप कर सकते हो। 8767430437। सागर सर नाम से आप सेव कर लेना। आप सभी को होमवर्क की पीडीएफ मिल जाएंगी, वो हल करके रख देना। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर 6 बजे की बजाय 7 बजे हो सकता है, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का। ठीक है।